बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो इससे पहले जो है हमने नेफ्रोलॉजी को स्टार्ट से एक्यूट किडनी इंजरी देख लिया, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर देख लिया। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, लेकिन मैं आपको पहले नेफ्रोटिक पढ़ाऊँगी। ठीक है, पहले हम नेफ्रोटिक कर लेते हैं। सो देखो, नेफ्रोटिक है ना। अब ऑर्टिक का मतलब यहाँ पे ऑर्टिक है वहाँ, ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। इट इज़ अ ग्लोमेरुलर सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय मैसिव प्रोटीनूरिया होगा। मतलब आपकी यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन स्क्रीट हो रहा होगा और डेली डोज जो है ना 3.5 ग्राम या इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो ऑर्टिक का मतलब बड़ा मतलब कि ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस वजह से मैंने ये लिखा नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब ऑर्टिक से याद रखो कि बड़ी चीज़ है या ज़्यादा चीज़ है। क्या ज़्यादा है? प्रोटीन ज़्यादा हो रहा है, 3.5 ग्राम ज़्यादा। आप नेफ्रेटिक में देखोगे वहाँ पे 3.5 से कम होगा। यहाँ पे ऑर्टिक की इस वजह से मैंने निशानी लगी कि ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसका मतलब कि डेली लोड जो है 3.5 ग्राम से ज़्यादा होगा या 3.5 होगा। ठीक है, यूरिन के अंदर प्रोटीन लॉस, तो मैसिव प्रोटीन यूरिया है। अब जब प्रोटीन लॉस ज़्यादा हो रहा है तो खुद सोचो कि जो प्लाज्मा एल्बुमिन होगा वो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन ही सारा आपका यूरिन में जा रहा है। तो प्लाज्मा में क्या होगा, 3.3 ग्राम डेसीलीटर से कम हो जाएगा। तो हाइपो एल्बुमिनिया मतलब ब्लड में आपके एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि सारा प्रोटीन तो यूरिन में जा रहा है। ठीक है, और फिर जब खुद सोचो, जब प्रोटीन जा रहा है यूरिन में, तो जब प्रोटीन ही नहीं है तो वेजल्स में ऑनकोटिक प्रेशर ही नहीं मेंटेन रहा। जब ऑनकोटिक प्रेशर ही नहीं रहा तो जो देखो ये वेजल्स हैं, तो वेजल में जो प्रोटीन होती है ना वो आपके फ्लूइड को रिटेन करके रखती है। तो जब प्रोटीन लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू, तो यहाँ पे फ्लूइड को कौन रिटेन करके रखेगा? ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर रिटेन कर रहा था ना। ऑनकोटिक प्रेशर किसकी वजह से था? प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन नहीं रहा तो ऑनकोटिक प्रेशर नहीं रहा, तो ये फ्लूइड अब बाहर आएगा वेजल से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा। तो जब इंटरस्टिशियल स्पेस से आएगा तो क्या हो जाएगा? जनरलाइज एडीमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिंक करके मैं बता रही हूँ। ठीक है, कि पहले प्रोटीन यूरिया हुआ, प्रोटीन एक्सीट हुआ, फिर उसकी वजह से प्लाज्मा एल्बुमिन कम हुआ, हाइपो एल्बुमिनिया हुआ, फिर क्या हुआ कि जनरलाइज एडीमा हो गया, क्योंकि प्रोटीन नहीं रहा, ऑनकोटिक प्रेशर ख़त्म हो गया, तो वो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में आया, जनरलाइज एडीमा का केस बन गया। अब क्या हुआ, बॉडी कुछ ना कुछ कंपनसेट तो करेगी ना अपनी बॉडी को। तो क्या होगा कि अब बॉडी बोलेगी चलो प्रोटीन नहीं है तो हम कुछ ऐसा करते हैं, हम लिपिड ज़्यादा बना लेते हैं, ताकि लिपिड से थोड़ा बहुत एडीमा को कंट्रोल कर सके, फ्लूइड को हम रिटेन करवा सके बॉडी में ना। तो वो हाइपर लिपिडीमिया, बहुत ज़्यादा लिपिड लिवर जो है ना लिपिड बनाना स्टार्ट कर देगी, और वो आपको ब्लड में मिलेगा, और साथ में जब ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा एक्सक्रीट भी होगा, तो लिपिड यूरिया भी आपको मिलेगा। तो ये सारी इंटीग्रेशन है कि आप समझ लोगे कि हाँ, ग्लोमेरुलर सिंड्रोम जो है ना, ये 4 चीज़ें हैं जो कि नेफ्रोटिक को इंडिकेट कर रही है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को, ग्लोमेरुलर सिंड्रोम को। ठीक है, तो मैंने एक कहानी की तरह बताया है ताकि आप लोगों को याद रह सके। ठीक है, मैसिव प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया, जनरलाइज एडीमा, हाइपरलिपिडीमिया और लिपिडीमिया कहानी की तरह मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इसकी कॉजेज़। एक तो प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीज़ होती है और दूसरा सिस्टमिक डिसीज़ होती है। अब प्राइमरी में कौन सी होती है? प्राइमरी जो कि किडनी को इन्वॉल्व करती है, लाइक मिनिमल चेंज डिसीज़ मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगी, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, और फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, जिसे FGS भी कहते हैं। ठीक है, ये 4 डिसीज़ मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, जो कि प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीज़ है, जो कि किडनी के लेवल पे इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम किस तरह से होता है, आपको वाइवा पूछ ले मैम कि बेटे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है। अब आपको फ़ौरन मेरी ट्रिक याद आएगी, ऑर्टिक, बड़ा, ज़्यादा। आप बोलेंगे मैम आप प्रोटीन यूरिया बस आपके जहन में क्लिक कर जाए, उसके बाद सारी तो कहानी मैंने आपको बता दिया। बोलेंगे मैम मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है 3.5 ग्राम या उससे ज़्यादा, प्रोटीन लॉस होता है, डेली लॉस। उसके बाद अब खुद आपके ध्यान में खुद चीज़ें आएंगी कि हाँ मैंने बताया था, फिर हाइपोएल्बुमिनिया हो जाएगा, प्लाज्मा एल्बुमिन 3 ग्राम डेसीलीटर से कम हो जाएगा, फिर जनरलाइज एडीमा होगा, उसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर खत्म होने की वजह से, फिर उसकी वजह से कंपनसेटरी में कहते हैं लिवर लिपिड बनाएगी, तो हाइपरलिपिडीमिया और लिपिडोरिया हो जाएगा। कैसा ट्रिक है या नहीं? ठीक है, तो ये इस तरह से कहानी बना के याद करो। तो ये मैंने बताया, सिस्टमिक डिसीज में डायबिटिक मेलाइटिस हो सकता है, एसिली हो सकता है, एमोलाइसिस हो सकता है, क्राइकोबिलिरुबिया हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, क्लिनिकल फीचर में आपको ये दिखेगा कि फॉगी यूरिन, सेम जैसे आपको किडनी में मिल रही थी, किडनी फेलियर हो सकता है, और पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा पेशाब भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। ठीक है, और पेरिओर्बिटल पुफिनेस आपको मिलेगी, आँखों की गिरना, उसके गोल मतलब पुफिनेस मिलेगी, भूल गए होंगे जो है ना आँखों के जो नीचे होते हैं ना पुफिनेस ऑर्बिटल के इर्द गिर्द
पफिनेस मिलेगी, किडनी फेलियर, फॉगी जनरलाइज एडिमा मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही होंगी आपके और उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम को। अच्छा, अब हम इसके लिए वर्कअप क्या करेंगे? सबसे पहले तो वही यूरिनालाइसिस करेंगे, उसमें हम यूरिन आउटपुट देखेंगे, यूरिनालाइसिस देखेंगे, फिर हम यूरिन सेडिमेंट देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, ऑस्मोमेट्री देखेंगे, ये सारी चीज़ देख लेंगे। रीनल बायोप्सी मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट पूछे, एमसीक्यू आएगा, बेस्ट इनिशियल टेस्ट यूरिनालाइसिस, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट रीनल बायोप्सी, ठीक है। अब यूरिनालाइसिस जो है ना वो सफिशिएंटली एक्यूरेट इन एस्टिमेट यूरिन प्रोटीन यूरिया देख लो, प्रोटीन यूरिया में हम एस्टिमेट करते हैं 24 और यूरिन प्रोटीन एस्टिमेट करते हैं कि हम 24 घंटे देखते हैं कितना प्रोटीन हो रहा है ना, फिर यूरिन एल्बुमिन और क्रिएटिनिन रेशियो देखते हैं। अब ये किस कर हम चेक कर सके किडनी फंक्शन को कि वो किडनी जो है वर्क कर रही है नॉर्मली या नहीं, ठीक है, उसको चेक करने के लिए। तो मोस्ट एक्यूरेट हम यही है कि हम 24 आवर प्रोटीन कलेक्शन के थ्रू चेक कर ले। अगर रेशो जो है वो 2 ग्राम ऑफ रेशो ऑफ 2 मीन्स का मतलब क्या है कि 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन एक्सीड हो रही है 24 घंटे के अंदर, और रेशो ऑफ 3 मीन का मतलब है कि 3 ग्राम प्रोटीन एक्सीड हो रही है 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से मतलब ये आप क्यों करते हैं यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, ताकि आप देख सको कि किडनी आया नॉर्मली काम कर रही है या नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने देख लेना है। इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स देख सकते हो, रीनल बायोप्सी तो बता दिया, अगर प्रोटीन यूरिन 1 ग्राम से ज़्यादा आ रहा है ना तभी आपने पेशेंट को फ़ौरन रीनल बायोप्सी लिख के दे देनी है। अच्छा, जनरल मेजर में आपने क्या करना है, मतलब आप क्या करोगे ट्रीटमेंट में? प्रोटीन ज़्यादा निकल रहा है ना, प्रोटीन लॉस ज़्यादा हो रहा है तो प्रोटीन सप्लीमेंट दे दो, ठीक है। बॉडी में प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन यूरिया हो रहा है ना कि प्रोटीन ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है बॉडी से, तो आप बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट दे दो, ठीक है। प्रोटीन सप्लीमेंट दोगे तो थोड़ा सा बंदा जो है ना वो सर्वाइवल के काबिल हो जाएगा। डायरेटिक दे दो, एडिमा जो हो रहा है उसके लिए आप डायरेटिक दे दो ताकि फ्लूइड लॉस हो सके बॉडी से। ये सारी मतलब बेसिक चीज़ें हैं। आप अगर आपको मैंने ये समझा दिया है ना तो आप खुद इसका जनरल ट्रीटमेंट मुझे बताओगे कि हाँ प्रोटीन यूरिया है कि प्रोटीन ज़्यादा लॉस हो रही है यूरिन के थ्रू तो बॉडी में कम हो गई तो मैं प्रोटीन सप्लीमेंट दूंगी, ठीक है। एडिमा है तो मैं डायरेटिक दूंगी ताकि फ्लूइड लॉस हो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। हाइपरलिपिडीमिया का केस है, ठीक है, तो मैं स्टेटिन दे दूँगी, ठीक है। ये सारी जनरल चीज़ें वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ट्रीट हाइपरलिपिडीमिया वही स्टेटिन दे दो, ठीक है। एंटीलिपिडिक ड्रग दे दो, सोडियम रिस्ट्रिक्शन करवा दो क्योंकि सोडियम जहाँ जाएगा उसके साथ वाटर भी जाएगा, तो इस वजह से वाटर एडिमा ऑलरेडी पेशेंट जनरलाइज एडिमा के साथ आया है तो मैं सोडियम रिस्ट्रिक्शन फ़िलहाल कर दूँगी, ठीक है। स्पेसिफिक मेजर के लिए क्या करूँगी मैं एस इनहिबिटर ARB दे दूँगी ताकि प्रोटीन यूरिया कम हो सके। एस इनहिबिटर ARB क्या करूँगी, वो क्या करता है वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देता है ना, तो वही मैं चाह रही हूँ कि जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी ना किडनी लेवल पर तो थोड़ा सा ब्लड मतलब थोड़ा सा जो है ना वहाँ पे किडनी फ्लो कम हो जाएगा तो प्रोटीन यूरिया को मैं कम कर सकती हूँ, ठीक है, ताकि पेशेंट थोड़ा सर्वाइवल की तरफ आ सके स्लो प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज़ के लिए, ठीक है। ये मैंने कर दिया। प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीज़ के लिए मैंने स्टेरॉइड दे दिया, इम्यूनोसप्रेशन दे दिए, साइक्लोस्पोरिन दे दी, ठीक है। सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिसीज़ के लिए मैंने अंडरलाइंग कॉज को किया। प्राइमरी के लिए तो मैंने स्टेरॉइड और ये इम्यूनोसप्रेशन दे दिए, लेकिन सेकेंडरी जो दूसरी किसी बीमारी की वजह से तो उसके मैंने उस कॉज को ट्रीट करना है, ठीक है। जो कॉज है ना जिस वजह से हो रहा है, सेकेंडरी यही है ना कि किसी बीमारी की वजह से हो रहा है, सेकेंडरी कॉज है तो उसको भी मैं उस अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करूँगी। ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन जैसे इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दूँगी, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है तो एंटी कोगुलेशन दे दूँगी ताकि कोगुलेशन ही ना हो, ताकि वो थ्रोम्बस बने ही ना, ठीक है। ये चीज़ें तो मैंने मेन चीज़ बता दी है, मेन चीज़ यही थी। ये समझ आ गया है ना तो सब कुछ समझ आ गया, और ये तो भी हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, और ये भी आपको ये समझ आ गया तो ये भी समझ आएगा ये बेस्ट इनिशियल क्या है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है, ठीक है। अच्छा तो बेटे मेन चीज़ जो है ना वो ये है, ये समझ आ गई तो बस सब कुछ समझ आएगा। जनरल ट्रीटमेंट भी इसी से आप मैंने जैसे समझाया कि प्रोटीन सप्लीमेंट दे दी, डायोटिक दे दिया, आपने स्टेटिन दे दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें और ये भी मैं आपको ये सब बता दी मैंने। अब हम 1 बाय 1 चलते हैं इस पर। देखो अब ये इंडिविजुअल डिसीज़ जो कि मैंने आपको बताया था ना, प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीज़ ये है, और सेकेंडरी डिसीज़ मतलब ये इन बीमारी किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो उसकी वजह से सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है। SLE था तो सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है मतलब किसी डिसीज़ की वजह से। तो अगर कोई सेकेंडरी है तो मैं पहले अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करूँगी तो खुद ब खुद ये ट्रीट हो जाएगा। प्राइमरी मतलब ये सारी चीज़ें हो ही रही किडनी लेवल पर, तो सबसे पहले मिनिमल चेन डिसीज़ को, जो कि प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीज़ की पहली डिसीज़ है मिनिमल चेन डिसीज़, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। अब मिनिमल चेंज डिसीज़ में अगर मैं बताऊँ तो इसको हम लिपिड नेफ्रोसिस भी कहते हैं, एक बात ये याद रखना। और दूसरा देखो मिनिमल चेंजेस, मिनिमल का क्या मतलब है, मींस चिल्ड्रन, बच्चे छोटे होते हैं ना, मिनिमम होते हैं, तो बच्चे छोटे होते हैं मिनिमम होते हैं, तो इस वजह से मैंने चिल्ड्रन लिख लिया, मींस चिल्ड्रन। मिनिमल चेंज डिजीज़ मिनिमम का मतलब कि चिल्ड्रन, ये मैंने ट्रिक बताई है, ठीक है। अब चिल्ड्रन का क्या मतलब है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, ये आपको ज़्यादा मिनिमल चेन डिसीज़ है ना, ये आपको बच्चों में ही मिलेगी। और मैंने ट्रिक क्या लगाई कि मिनिमल है ना, मिनिमम कौन होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन आपको बच्चों में मिलती है। अच्छा दूसरा ये किस वजह से होती है, साइटोकाइन मेडिएटेड
साइटोकाइन मेडिएटेड मैकेनिज्म की वजह से होती है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, वो लॉस कर देती है अपना नेगेटिव चार्ज, और जब वो लॉस कर देती है तो फिर क्या होता है कि देखो, ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, अगर इसमें नेगेटिव होता है तो ये प्रोटीन को रिपेल करती है, मतलब ये प्रोटीन को नहीं गुजरने देती, ठीक है। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज ही लॉस हो जाए, ठीक है, इस बीमारी में यही होता है कि साइटोकाइन मेडिएटेड मैकेनिज्म की वजह से ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो नेगेटिव होता है ना, ये लॉस हो जाता है। जब ये लॉस हो जाता है तो प्रोटीन को रिपेल करने की ताकत ख़त्म हो जाती है और प्रोटीन ईजिली क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, वो गुजर जाता है। इस वजह से प्रोटीन यूरिया का केस बन जाता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है। अब एसोसिएशन इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है कि बच्चा जो है ना, मतलब सिनेरियो में आपको होगा कि कोई बच्चा कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ आ रहा है, कोई इम्यूनाइजेशन के साथ है, एटोपिक डिसऑर्डर बच्चा है ना, तो आप समझ जाओ कि ये मिनिमल चेन डिसीज़ है, ठीक है। एटोपिक डिसऑर्डर के साथ रेनाइटिस का हॉस्टन डिसीज़ एनसेट के साथ आ रही है, एसोसिएशन की ये हो सकती है इसके साथ ना। अच्छा, उसके बाद डिफरेंस फ्रॉम अदर नेफ्रोटिक से आप दूसरे नेफ्रोटिक डिसीज़ भी पढ़ाऊंगी ना मैं आपको अभी आगे, तो उससे क्या डिफरेंस है। तो आपने याद रखना है कि जो मिनिमल चेन डिसीज़ है ना, ये हाईली सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया है। हाईली सेलेक्टिव का क्या मतलब है कि इसमें एल्बुमिन आपको ज़्यादा मिलेगा यूरिन के, तो जो सिक्रीट होगा ना प्रोटीन यूरिया। सेलेक्टिव का क्या मतलब है कि सेलेक्टिव प्रोटीन है एल्बुमिन, जो आके आपको यूरिन के थ्रू जाती हुई नज़र आएगी, वो एल्बुमिन है। मैं आपको ट्रिक के बताऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यूरिन के थ्रू आपको प्रोटीन जाती हुई नज़र आए, मेरा मतलब ताकि आपको समझ आ जाए स्पेसिफिकली कि वो आपको जब आप लाइसिस करोगे तो उसमें ना यूरोलाइसिस करोगे तो आपको स्पेसिफिकली एल्बुमिन के लेवल ज़्यादा होंगे प्रोटीन यूरिया में। तो ये हाईली सेलेक्टिव है प्रोटीन यूरिया एल्बुमिन के लिए, नॉट ग्लोबुलिन। एक तो इसकी ये खासियत है, दूसरा इसमें कोई हाइपरटेंशन नहीं होता, कोई प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर नहीं होता, और ये एक्सेलेंट रिस्पॉन्स है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लिए। अब सिनेरियो में ये होगा कि एक बच्चा है, उसको पहले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसकी माँ बता रही होगी कि इसको पहले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था, और इसको जो है ना कोई हाइपरटेंशन नहीं है, कोई रीनल फेलियर भी नहीं है, लेकिन बस इसको ये है कि जब मैं इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देती हूँ ना, तो ये मतलब सही हो जाता है, मतलब हाईली एक्सेलेंट रिस्पॉन्स है। तो इसका मतलब ये याद रखना है, ठीक है। हाईली सेलेक्टिव है एल्बुमिन के लिए और एक्सेलेंट रिस्पॉन्स है, कोई मेन चीज़ है, ना कोई हाइपरटेंशन होता है, ना कोई रीनल फेलियर की प्रोग्रेशन हो। लाइट माइक्रोस्कोप तो कोई चेंज नहीं मिलेगा, एक्सफ्लोरेसेंस पे कोई चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे क्या मिलेगा आपको, वेस्टर्न एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे जो कि डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस शो करेंगे। अब बच्चों के पाँव उखड़ जाते हैं ना, इफेसमेंट का मतलब उखड़ जाना, तो फूड प्रोसेस मतलब बच्चों के पाँव उखड़ गए हैं, इस तरह से याद रखो। डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको दिखेगी। तो बच्चों के पाँव उखड़ गए, इसका मतलब बच्चे किस में आते हैं, मिनिमल चेन डिसीज, इस तरह से, ठीक है। तो मिनिमम चेन डिसीज मैंने क्या बताया कि लिपोइड नेफ्रोसिस होती है और मोस्ट कॉमन बच्चों में मिलता है क्योंकि मिनिमम बच्चे होते हैं, और ये क्या होता है, साइटोकाइन मेडिएटेड मैकेनिज्म होता है जिसमें ग्लोमेरुलर प्रोटीन नेगेटिव चार्ज लॉस कर देती है, जिससे रिपेल होने की खासियत खत्म हो जाती है प्रोटीन को, और फिर प्रोटीन जो है यूरिन में आपको नज़र आता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज लॉस हो गए हैं, रिपेल होने की खासियत खत्म हो गई, प्रोटीन अट्रैक्ट हो रहा है, प्रोटीन बाहर निकलेगा और घूमेगा फिरेगा इन्वायरमेंट में। अच्छा, और ये सारी सिचुएशन बता दी। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन इस सिनेरियो में यही आता है कि वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के पास आपके डॉक्टर के पास आता है, ठीक है, और हाईली सेलेक्टिव प्रोटीन एल्बुमिन के लिए होता है, कोई हाइपरटेंशन, कोई फ्रेंडियन फेलियर का केस नहीं होता, और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड के लिए रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस हो तो हम साइक्लोस्पोरिन दे देते हैं, ये चीज़ शायद किसी सीनियर में आई थी जैसे मैंने लिखा है। खैर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको क्या देखा, आपने डिफ्यूज़ इफेसमेंट देखा, फूड प्रोसेस मतलब बच्चों के पाँव उखड़ गए, इस तरह से याद देख लो। अच्छा, सेकंड डिसीज़ देख लो। सेकंड डिसीज़ क्या है, मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलोपैथी, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट। अब ये किस में है, ये एडल्ट में मिलेगी, वो आपको मिनिमल बच्चों में मिल रही थी, ठीक है। ये क्रॉनिक इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड डिसीज़ है, ठीक है, इसको ना भी याद रखो, बस ये याद रखो, ये एडल्ट में होती है, एडियोपैथिक होती है, ड्रग्स की वजह से हो सकती है, गोल्ड पेनिसिलिन, कैप्टोप्रिल, ऑटोइम्यूनेसिस, थायराइड इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, मलेरिया, मैलिग्नेंसी, लंग कैंसर, कोलोन मेलानोमा, ठीक है, इन सब की वजह से हो सकती है, बस पढ़ लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि इसको याद रख लो, मेन जो चीज़ें वो बता रही हूँ एडल्ट के अंदर होती है, ठीक है। और दूसरा नॉन सेलेक्टिव, ये सेलेक्टिव नहीं होता प्रोटीन यूरिया, ठीक है, इसमें दोनों मिल सकता है, आपको एल्बुमिन भी मिल सकता है, ग्लोबुलिन भी मिल सकता है, उसमें सिर्फ एल्बुमिन मिल रहा था ना मिनिमल में। यहाँ पे हाइपरटेंशन आपको मिलती है और प्रोग्रेशन भी मिलती है रीनल फेलियर में, और 10 साल में आपको मिलती है 10%। यहाँ पे कोई प्रोग्रेशन आपको नहीं मिल रही थी, कोई हाइपरटेंशन नहीं मिल रहा था, यहाँ पे आपको हाइपरटेंशन भी मिल रहा है, प्रोग्रेशन भी मिलती है। यहाँ पे सेलेक्टिव था, यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव है, यहाँ पे एल्बुमिन ग्लोबुलिन दोनों था, यहाँ पे सिर्फ एल्बुमिन था, ठीक है, मिनिमल में। अच्छा, और यहाँ पे जो है कोई गुड रिस्पांस नहीं होता कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लिए मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलोपैथी, यहाँ पे एक्सेलेंट रिस्पांस था मिनिमल में, ठीक है। तो मैं साथ को डिफरेंस भी आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद रह सके। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा है, एक हाथ से जो है मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। स्टैंड है मेरे पास, लेकिन लिटरली स्टैंड निकालने को टाइम नहीं है, और स्टैंड निकाल भी लूँ तो बिल्कुल मेरे सामने होता है, तो मैं सही से समझा नहीं पाती।
अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में वहाँ पे हमें फूड क्या मिल रहा था, डिफ्यूज़ एफेसमेंट और फूड प्रोसेस मिल रहे थे। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सब एथिलियल डिपॉजिट मिल रहे हैं, ठीक है। और ग्लोमेरुलर छोड़ो, बस मेन चीज़ याद है, सब एथिलियल डिपॉजिट मिलेंगे आपको मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलोपैथी में, और स्पाइक एंड डॉम अपीयरेंस मिलेगी मेम्ब्रेन और सिल्वर स्टेन, ठीक है। और फोस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं। बस मेन चीज़ जो याद रखनी है तो फोस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर, सब एथिलियल डिपॉजिट, स्पाइक एंड डॉम। देखो एडल्ट जो है ना वो हेयर स्टाइल बनाते हैं ना, तो एडल्ट स्पाइक हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो ये मैंने क्या बताया, मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलोपैथी एडल्ट में होता है, और एडल्ट जो है जब आप उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करवाते हो ना तो उनमें स्पाइक एंड डॉम अपीयरेंस मिलती है इस तरह से ना, जैसे कोई स्पाइक हेयर स्टाइल लगाया उन्होंने, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मिल जाएगी। इस तरह से याद रखो कि एडल्ट ही स्पाइक हेयर स्टाइल बनाते हैं, और ये एडल्ट में होता है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी। और ये क्या होता है, कोई हाइपरटेंशन के साथ होगा, प्रेजेंट करेगा, और प्रोग्रेशन ऑफ रीनल फेलियर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। सेलेक्टिव नहीं होता, नॉन सेलेक्टिव है, और कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, नो गुड रिस्पॉन्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, सीनियर में होगा कि एक एडल्ट आया है, वो कोई ड्रग ले रहा था, ठीक है, या कोई मैलिग्नेंसी थी उसे, और उसमें बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन, उसका बहुत ज़्यादा 180/110, ठीक है, इस तरह से होगा। और उसमें जो है ना उसको जब उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तो स्पाइक एंड डॉम अपीयरेंस, तो आप समझ जाओगे मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलोपैथी है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी। अच्छा, उसके बाद ये फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। अब इसमें क्या होता है, इसके नाम से ही जाहिर है, स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, थिकनिंग या हार्डनिंग। और सब ग्लोमेरुला के कुछ ग्लोमेरुलाए जो है ना किडनी लेवल पे, उसमें क्या हो जाएंगी, थिकनिंग और हार्डनिंग, मतलब स्क्लेरोसिस हो जाएगी, ठीक है। इन दी अफेक्टेड ग्लोमेरुलाई क्या हो जाए, कैपिलरी टफ जो है वो पूरा एक इन्वॉल्व होगा, ठीक है। बस इतना याद रखो, जो मेन चीज़ है कि इसके नाम से ही जाहिर है कि सेगमेंटल एक सम ग्लोमेरुलाई में स्क्लेरोसिस हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपका जो है HIV नेफ्रोपैथी भी हो सकता है, हीरोइन एडिक्शन, सिकल सेल एनीमिया, मैसिव ओबेसिटी हो सकती है। अब इसमें यही है कि नॉन सेलेक्टिव है, सेम मिनिमल में सेलेक्टिव था, और मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी में भी नॉन सेलेक्टिव था, इसमें भी नॉन सेलेक्टिव है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस में। और इसमें भी हाइपरटेंशन है, ये भी रीनल फेलियर। अब यहाँ पे 10 साल में आपको 50% रीनल फेलियर दिख सकता है, वहाँ पे आपको 10 साल में 10% दिख रहा था, ठीक है। मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलोपैथी सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में 10 साल में 50%, ठीक है। और ये पुअर रिस्पॉन्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यहाँ पे कोई गुड रिस्पॉन्स नहीं था, यहाँ पे पुअर रिस्पॉन्स था कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब बहुत पुअर रिस्पॉन्स है। और ये टिपिकल यंग मेल में हो सकता है, और अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, क्योंकि ये हाइपरटेंशन है ना, यहाँ पे हम लोग आपने उसका हाइपरटेंशन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और यंग मेल में मिलेगा। और यहाँ पे हेमोचूरिया मेन जो चीज़ है ना, डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट हेमोचूरिया मिलेगा। अब ये जो है ना, ये भी 10 साल मतलब विदिन 10 ईयर में आपको जो है ना, बच्चों में भी ये मिल सकता है और एडल्ट में भी मिल सकता है। लेकिन अब आप बोलोगे मैम बच्चों में तो आपने मिनिमम चेन डिसीज़ बताया था, हाँ मेन मिनिमम चेन डिसीज़ है। अगर वो कहते हैं ना कि बच्चा हाइपरटेंशन के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब कि क्या है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। क्योंकि मिनिमम में तो मैंने आपको बताया था ना कि कोई हाइपरटेंशन से एसोसिएशन नहीं होती। अगर प्रोग्रेशन रीनल फेलियर है तो भी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर। अगर हाइपरटेंशन और ये प्रोग्रेशन तो मिनिमल है, अगर बच्चा है और हाइपरटेंशन नहीं है और कोई प्रोग्रेशन नहीं है तो मिनिमल है। अगर बच्चा है और हाइपरटेंशन है और प्रोग्रेशनल फेलियर, तो ये फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस है, ठीक है। समझ आ गई, ये चीज़ है मेन दोनों में डिफ्रेंशिएट में। और बाकी हेमोचूरिया भी मेन चीज़ है कि हेमोचूरिया उसकी यूरिन में जो है ना ब्लड भी मिलेगा, तो ये मैंने आपको बता दी चीज़। अच्छा, दूसरा ये वही स्क्लेरोसिस कैपिलरी टफ में आपको मिलेगी। अच्छा, मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, इसमें ग्लोमेरुलर डिसीज़ होती है, जिसमें इसको छोड़ो, बस 2 टाइप्स होती है। देखो इसमें क्या होता है कि ये ग्लोमेरुलर डिसीज़ एंड विच द प्रिंसिपल मोड ऑफ प्रेजेंटेशन इज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है, वो भी किस वजह से मेम्ब्रेन प्रोलिफरेट कर गई है, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप्स है, टाइप 1 में क्या होता है, इट रिजल्ट फॉर द एक्टिवेशन बोथ क्लासिकल एंड अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे। टाइप 1 में जो है ना दोनों की एक्टिवेशन होती है, क्लासिक और अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे दोनों की, जबकि टाइप 2 में सिर्फ अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे की एक्टिवेशन होती है। देखो 2 नंबरी अल्टरनेटिव लोग ही करते हैं ना, तो 2 नंबरी टाइप 2 अल्टरनेटिव, इस तरह से लोग कि 2 नंबरी जो है ना, 2 नंबरी लोग करते हैं ना, तो वो सिर्फ अल्टरनेटिव लोग ही होते हैं। तो ये टाइप 2 में सिर्फ अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे हैं, ये एक ट्रिक याद रख लो। टाइप 1 में दोनों मिलेगी, क्लासिकल और अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है टाइप 1, ठीक है। और ये जो एसोसिएशन हेपेटाइटिस बी, सी और ये SLE के साथ मिलेगी, एंडोकार्डिया के साथ। और ये जो है ना टाइप 2 डेंस डिपॉजिट डिसीज़ होती है, और C3 नेफ्रोटिक फैक्टर होता है। ये याद रखो या ना रखो, जो मेन चीज़ है अल्टरनेटिव का, ये 2 नंबर के अल्टरनेटिव लोग करते हैं, टाइप 2 में अल्टरनेटिव होता है, इसमें लगा के रखो, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। और दूसरा इसमें ना लाइट माइक्रोस्कोप में आपको ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मिलेगी, डबल लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी, ये याद रखना कि ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें देखो
इसमें आ रहा है ना कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो टी से ट्रैम्प अपेरेंस याद रख लो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन में 1 में आपको सब एंडोथेलियल डिपॉजिट मिलेगा, और जो 2 वाली जो टाइप है उसमें आपको इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट मिलेगा। मतलब 2 नंबरी वाले ना करने वाले वो अंदर तक घुस जाते हैं, मतलब इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट। मैंने यही कहा था कि इंटरनेट लोग 2 नंबरी करते हैं, तो उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो वो इंट्रा मेम्ब्रेनस, मतलब वो अंदर तक घुस गए होंगे। इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट आपको 2 नंबरी करने वाले लोगों में मिलेगा, मतलब टाइप 2 मेम्ब्रेन पॉलीफिल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 2 में मिलेगा, और सब डिपॉजिट आपको टाइप 1 मिलेगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। रीनल अमाइलोडोसिस में क्या होता है, इसमें एक्युमुलेशन हो जाती है इन सबले फिब्रल प्रोटीन की। देखो अमाइलोडोसिस अमाइलॉइड प्रोटीन होती है ना, तो इसमें एक्युमुलेशन हो जाती है इसी प्रोटीन की, इन सबले फिब्रल प्रोटीन होती है, ठीक है। और जब जो कि क्या करती है, फॉर्म करती है बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। तो बस एक्युमुलेशन हो जाती है फिब्रल प्रोटीन की। अब इसमें पेशेंट जो है ना मल्टीपल माइलोमा के साथ हो सकता है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसइंफ्राइड बाउल सिंड्रोम और बड़े ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ये चीज़ें याद ना भी रखो, मेन चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। रीनल अमाइलोडोसिस मतलब एक्युमुलेशन हो रही है इस प्रोटीन की, ठीक है। और इसमें जब आप करवाओ तो रीनल बायोप्सी, तो एक तो आपको न्यूट्रल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिलेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अमाइलॉइड फिब्रिल मिलेगा, तो आप समझ जाओगे कि ये अमाइलोडोसिस का केस है। और एपिल ग्रीन बायफ्रिंजेस मिलेंगे, ठीक है, विद कॉन्गो रेड स्किन, ये याद रखना। देखो अमाइलोडोसिस किससे आ रहा है, ए से आ रहा है ना, ए से आ रहा है, अमाइलोडोसिस ए से आ रहा है ना, तो आप एपिल ग्रीन बायफ्रिंजेस मिलेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे। इसको आप अंडरलाइन डिसीज को ट्रीट करो, कि मैंने बताया ना कि SLE के साथ ट्यूबरकुलोसिस इन सब के साथ सिचुएशन होता है, आप उसको ट्रीट करो तो खुद ब खुद ही ट्रीट हो जाएगा। प्रिंसिपल बोन में ट्रांसमिशन करो, ये चीज़ करो बस। आई होप कि हो गया, समझ आ गया। मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ सब। मैंने ये बताया नेफ्रोटिक मतलब ओटिक मतलब बड़ा के ज़्यादा प्रोटीन लॉस ज़्यादा होगा, 3.5 या उससे ज़्यादा होगा। जब प्रोटीन लॉस होगा तो प्लाज्मा एल्बुमिन कम हो जाएगा, हाइपोएल्बुमिया हो जाएगा। जब कम होगा, एल्बुमिन कम होगा तो प्रोटीन कम होगा, तो उनका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, प्रोजेनाइज एडिमा हो जाएगा। फिर बॉडी कंपल्सरी मैकेनिज्म ये होगा कि लिवर लिपिड बनाना स्टार्ट कर देगी, कि शायद उससे मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर सकूँ, तो हाइपर लिपिडीमा लिपिडूरिया हो जाएगा, ठीक है, इससे। और फिर इसमें बेसिनिशियल यूरिनलाइसिस है, रीनल वाइसिमोसिस। फिर हमने यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो देख लिया 24 आवर के लिहाज से, ठीक है। अगर 2 रेशो आ रहा है तो 2 ग्राम प्रोटीन 24 घंटों में, 3 रेशो हो रहा है तो 3 ग्राम चीज़ हो रही है, ठीक है। और इसमें हमने मेजर यही कर लिया कि प्रोटीन लॉस हो रहा है ना पेशेंट का, तो हमने प्रोटीन सप्लीमेंट दे दी। एडिमा बहुत ज़्यादा है तो डायरेटिक दे दी फूड लॉस करवाने के लिए। हाइपरलिपिडीमिया का केस है तो स्टेटिन दे दिया हमने, ठीक है। और सेम हमने जो है ना प्रोटीन यूरिया को थोड़ा सा कम करने के लिए हमने ACE इनहिबिटर ARB दे दी, कि आपको वैसे कंस्ट्रिक्शन हो, थोड़ा सा प्रोटीन यूरिया डिक्रीज हो जाए। प्राइमरी ग्लोमेरुलर सेल हमने स्टेरॉइड दे दी, हमने सप्रेशन दी क्लास को साइक्लोस्पोरिन। और सेकेंडरी के लिए हमने उसी अंडरलाइन को ट्रीट किया, ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हमने एंटीकोगुलेशन दे दी, ठीक है। इसमें अब इसके बाद हमने टाइप दी कि फर्स्ट मिनिमम चेंजेस मैंने बताया कि मिनिमल है, बच्चों में होती है, इसको लिपिड नेफ्रोसिस भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि ग्लोमेरुलर बेस में नेगेटिव लॉस कर देती है, जैसे जो है वो जो है प्रोटीन रिपेल नहीं हो रहे होते, वो फिर अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो सिक्रीट होते हैं, ठीक है, यही बताया था। और इसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो है ना डिफ्यूज असेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस, बच्चों के पाँव खड़ जाते हैं, ये बताया था। और इसमें कोई हाइपरटेंशन नहीं होती, कोई प्रोग्रेशन रियल फेलियर नहीं होता, एक्सेलेंट रिस्पॉन्स होता है कोर्टिक्स, और हाईली सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है, ठीक है। और उस पर ये एसोसिएशन बताई थी मैंने। और मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलोपैथी में बताया कि एडल्ट के साथ एसोसिएशन होती है, ठीक है, इसकी। और इसमें कोई नॉन सेलेक्टिव होता है, ये सेलेक्टिव था, ठीक है। मिनिमम चेंज सेलेक्टिव था, ये नॉन सेलेक्टिव है। ये हाइपरटेंशन और प्रोग्रेशन रियल फेलियर 10 साल विदिन 10 से 10% रियल फेलियर आपको दिख सकता है। और यहाँ पे कोई प्रोग्रेशन नहीं थी मिनिमल में, ठीक है। यहाँ पे कोई गुड रिस्पांस नहीं होता है, एक्सेलेंट रिस्पांस था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यहाँ पे स्पाइक इन डोमापिन, क्योंकि एडल्ट ही स्पाइक हेयर स्टाइल बनाते हैं और ये एडल्ट में ही होता है, ठीक है। सभी फॉस्फोलाइजेटिव फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस मैंने बताया स्क्लेरोसिस हो जाती है एक सेगमेंट की, ठीक है। सेगमेंट मतलब कुछ ग्लोमेरुलाई की। और ये HIV नेफ्रोपैथी होती है, ठीक है, ये सब याद रख लो। इसमें हाइपरटेंशन भी ये बच्चों में भी होता है, एडल्ट में भी होता है, ठीक है। अब बच्चों में ये भी होता है। इसमें मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था कि ये हाइपरटेंशन और प्रोग्रेशन होती है रीनल फेलियर की, इसमें नहीं होती मिनिमल में, ठीक है। और ये पोअर रिस्पॉन्स होता है, इसमें एक्सेलेंट रिस्पॉन्स, या फिर नॉन सेलेक्टिव होता है, फिर सेलेक्टिव होता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, बच्चे दोनों में आ रहे हैं लेकिन डिफरेंस देखो, हाइपरटेंशन नॉन हाइपरटेंशन, प्रोग्रेशन नॉन प्रोग्रेशन, ठीक है। मिनिमल एक्सेलेंट रिस्पांस दे रहा था, ये पुअर रिस्पांस दे रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस देख लो, ये मैंने डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे क्लिनिकल फीचर में हेमोचूरिया आपको मेन चीज़ हेमोचूरिया मिलेगा, क्योंकि स्क्लेरोसिस हो रही है, थिकनिंग हो रही है, ठीक है। अनकंट्रोल हाइपरटेंशन मिलेगा। अच्छा, मेम्ब्रोपोलेटिव ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस मैंने बताया था कि इसमें 2 टाइप है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्लोमेट पाथवे क्लासिकल टाइप दोनों मिलती है, मोस्ट कॉमन टाइप है। टाइप 2 सिर्फ अल्टरनेटिव कॉम्प्लेंट पाथवे, क्योंकि 2 नंबरी सिर्फ अल्टरनेटिव लोग करते हैं, फिर अल्टरनेटिव मिलती है। डेंस डिपॉजिट डिफ्यूज होती है, C3 नेफ्रोटिक फैक्टर होता है। और ट्रैम्पटेक अपेरेंस नेफ्राइटिस में T आ रहा है तो ट्रैम्पटेक अपेरेंस लाइट में मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन में
1 में सब एथिलीन मिलेगा और 2 में इंट्रामेम्ब्रेन, क्योंकि 2 नंबर वाले अंदर तक घुस जाते हैं तो मेम्ब्रेन तक घुस गए इंट्रामेम्ब्रेनस, ठीक है। अमाइलोइडोसिस में मतलब इसकी कॉम्बिनेशन हो गई अमाइलॉइड प्रोटीन की, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन में आपको अमाइलॉइड है ना, ए से एपिल ग्रीन बाइफ्रेंजिस मिलेंगे, अमाइड फिब्रिल मिलेंगे, ठीक है। यही है अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करो, क्योंकि ये इन बीमारी की वजह से हो सकता है इन्फ्लेमेटरी, तो आप इनरोपना दर्द को ट्रीट करो, ट्यूबरकुलोसिस को, इसको खुद ब खुद ये ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बताया, तो ये मैंने आपको पूरी एक दफ़ा दोबारा से रिवीजन करवा दी है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेफ्रेटिक वाले में। अब देखो नेफ्रेटिक का मतलब ये है, नेफ्रेटिक एटिक का मतलब छोटा है पर ठीका है, ठीक है। तो एटिक मतलब छोटा है कि पैथोलॉजिकली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिफाइन इंट्राग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन। अब इसमें क्या होती है, इंट्राग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। फोकल भी हो सकती है, वो डिफ्यूज़ भी हो सकती है, मतलब एक फोकल एरिया पे एक डिफ्यूज़ एरिया पे भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ये मैं आपको अभी डेफिनेशन बता रही हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कलेक्टिवली जो है ना, जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है ना, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस प्रेजेंट करता है, और इसमें न्यूमोनिक आपने होप याद रखनी है। होप मतलब आपको हेमोचूरिया, खून में पेशाब मिलेगा, डिस्मॉर्फिक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की फाइंडिंग ये सारे मिल सकते हैं, आरबीसी कास्ट मिलेगा, ठीक है। और हाइपरटेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट को हाइपरटेंशन का केस आपको लास्ट मिलेगा। अगर वो कह देना कि हाइपरटेंशन है तो ये नेफ्रेटिक से रिलेटेड है, ठीक है। ओलिगोयूरिया होगा, लेस यूरिन आउटपुट होगा, लेस देन 4 मिलीमीटर इन एडल्ट, ठीक है। प्रोटीन यूरिया लेस देन 3.5। देखो ये एटिक है ना, छोटा मतलब कम हो रहा है, इसमें प्रोटीन यूरिया 3.5 ग्राम पर डे से कम हो रहा है इस रेट। वहाँ पे मोर था, वहाँ पे ओटिक बड़ा ज़्यादा था, तो ये देखो यहाँ पे प्रोटीन यूरिया 3.5 ग्राम डे से कम हो रहा है, ठीक है। एडीमा होगा, हाइपरलिपिडीमिया होगा, हाइपर यूरिन डीआर। तो इसमें अब आपने क्या डिफरेंस करना है, किस तरह से करोगे हैं। देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा है कि ये नेफ्रोटिक है, ये नेफ्रेटिक है। यहाँ पे प्रोटीन आरबीसी आपको मिलते हैं यूरिन में, क्योंकि हेमोचूरिया मिलता है ना ये आपको नेफ्रेटिक में, ये छोटा है पर ठीका है, मतलब ब्लड हेमोचूरिया का केस है। और आपको नेफ्रोटिक में सिर्फ एक में हेमोचूरिया का केस मिला था, वो भी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में, ठीक है, वो सिर्फ उसमें मिला था। यहाँ पे आपको हर एक में हेमोचूरिया का केस मिलेगा नेफ्रेटिक में, ठीक है। आरबीसी यूरिन, यहाँ पे पेरिफेरल एडीमा आपको मिला था, ठीक है। ओनली प्रोटीन था यूरिन में, यहाँ पे जो है ना आपको आरबीसी भी मिल रहा था यूरिन में, प्रोटीन भी मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बीपी आपको हर एक में बड़ा हुआ मिलेगा, यहाँ पे कहीं बड़ा था कहीं नहीं था नेफ्रोटिक में, तो ये डिफरेंस है। तो अब मैंने बस आपने ये याद रखना कि एटिक का मतलब छोटा होता है और ठीका मतलब एक तो इंट्राग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन है इसमें फोकल या डिफ्यूज़ लेवल पे, और बाकी इसमें होप के लिहाज से भी आप ऐसा रखें कि हेमोचूरिया है, खून में पेशाब आ रहा है, और हाइपरटेंशन का केस है, ओलिगोयूरिया, प्रोटीन यूरिया छोटा मतलब छोटा है या कम है कि 3.5 से कम आ रहा है, वहाँ पे ज़्यादा था, एडिमा और ये सारी चीज़ें। अब ये मैं आपको जब बताऊँगी ना तो आपको समझ आ जाएगा। अब ये अनका पॉजिटिव वेस्कुलाइटिस होता है, ठीक है, और एंटीग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसीज़। अब अनका पॉजिटिव में ये आते हैं एमसीक्यूज़ के वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस जो है, जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्लड वेजल्स की, ठीक है, वो अनका पॉजिटिव है या नहीं है, तो ये एमसीक्यूज़ आता है। माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस भी अनका पॉजिटिव है, चेक्स्ट्रोस सिंड्रोम भी, ये भी क्या है, इसमें भी वेदल की इन्फ्लेमेशन होती है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ये भी अनका पॉजिटिव है। तो ये आपने याद रखना है कि ये तीनों अनका पॉजिटिव है। और जो एंटीग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसीज़ है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, ठीक है, इसमें गुड पॉस्चर सिंड्रोम होता है और एंटीग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसीज़ आ जाती है। और इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज़ में एक रेट लिमिटिंग डिसीज़ होती है, उस बस शायद और मुझसे नहीं पढ़ाया जाएगा, थक गई हूँ मैं। रीनल लिमिटिंग डिसीज़ होती है, एक इसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होती है, फिर मेम्ब्रेन परफेक्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, फिर आईजी नेफ्रोपैथी होती है, चीज़ें जिसमें आईजी बिल्ड हो जाता है किडनी में। ये सब आगे पढ़ाऊँगी ना तो आपको समझ आ जाएगा, अभी मैं सिर्फ रीड करवा रही हूँ। फिर सिस्टमिक डिसीज में SLE और ये सारी चीज़ें आती हैं, ओनली परपिया होता है, सबैक्टेरियल बैक्टीरियल एंटेरोकाइटिस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस मेन चीज़ ये है जो आपको समझ आ गई होगी। हेमेफ्राइटिक की किस तरह से डिफ़र करता है नेफ्रोटिक से, ठीक है, वो भी बता दिया और क्या होता है इसमें। अब ये हम एक एक पढ़ेंगे कि अनका पॉजिटिव में और ये बेसमेंट डिसीज़ और ये रीनल लिमिटेड डिसीज़ में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मेरी बिल्कुल बस हो गई है, हिम्मत बिल्कुल नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अच्छा बेटे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको नेफ्राइटिक का तो सब बता दिया ना, जो मेन चीज़ थी। अब उसमें हम सबसे पहले होंगे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमन टाइप है पोस्ट इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की,
ठीक है। इसके नाम से ज़ाहिर है कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल के इन्फेक्शन के बाद जो है आपको ये मिलेगा, ये डिसीज़ मिलेगी, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का केस मिलेगा और ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। मेन चीज़ जो बताने वाली है ना, इट अकर 1 से 4 वीक्स, ठीक है, आफ्टर सोर थ्रोट कॉज बाय ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल पायोजन की वजह से हो सकता है। पस फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया है अकर इन चिल्ड्रन 6 to 10 ईयर ऑफ एज, और फीवर, नोजिया, ओलिगोरिया, हेमोचूरिया, कोका कलर यूरिन होगी। जैसे कोका कोला पीते हैं ना जो लोग, जो लड़कियाँ कोका कोला पीती हैं ना, तो उनको पता होगा, सबको ही पता होगा, ठीक है। तो इस तरह का उनका जो है ना यूरिन होगा, ठीक है। और लैब फाइंडिंग में एएसओ टाइटर जो आपको एलिवेटेड मिलेगा, सीरम S3 आपको डिक्रीज मिलेगा। ये आया भी देखो इसमें ये होता है मेन चीज़ कि बच्चा एक माँ आती है, वो कहते हैं मेरा बच्चे को ना पहले गला ख़राब था और 1 से 4 हफ्ते तक उसको था, मतलब इसमें हिस्ट्री जो होगी ना 1 से 4 वीक की होगी। और बोलेंगे, उनकी अम्मी बोलेंगी कि इनको ना पेशाब कम आता है, और पेशाब आता है तो उसमें खून होता है, और बिल्कुल ऐसा होता है खून बिल्कुल काला, कोका कोला जैसे होती है ना वैसा होता है। और फीवर भी होता है, साथ में उनको नोज़िया भी होती है, नोज़िया भी होता है, ठीक है। और चिल्ड्रन, और वो बच्चा बोलेगा 6 से 10 साल का बच्चा होगा। तो ये कौन सा केस हो गया? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। तो ये आपने लिख लेना है कि 1 से 4 वीक, मेन चीज़ जो है ना मैंने इस तरह से लिख ली कि 1 से 4 वीक की हिस्ट्री में आएगा, और कोका कलर यूरिन होगी, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट लेवल उसके कम होंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब सीरम S3 उसका कम होगा, गिरा होगा, ठीक है, ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है जो कि मैंने आपको बता दी कि आपने 1 से 4 वीक का इलाज रखना है। सोर थ्रोट की हिस्ट्री और ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाइजिन, और बच्चों में होता है, और ओलिगोरिया, पेशाब का नोज़िया, फीवर, हेमोचूरिया, ये मेन चीज़ है, ठीक है। डायग्नोस में आपको हेल्प आउट करेगी। लाइट माइक्रोस्कोपी जब करोगे तो हाइपर सेलुलर मिलेगी, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया है तो हाइपर सेलुलर होगा, और लंबी मम्बी अपेरेंस मिलेगी, ठीक है। बैक्टीरिया ने वहाँ पे नाच के लंपी बम्पी अपेरेंस कर दी है, इस तरह से याद रख लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सबएपिथेलियल हम्स मिलेंगे, ठीक है। और फ्लोरोसिस माइक्रोस्कोप में ग्रेनुलर अपेरेंस मिलेगी। देखो ग्रेनुलर अपेरेंस लाजमी याद रखना, फ्लोरोसिस में आपको ग्रेनुलर अपेरेंस मिलेगी, ठीक है। और देखो लंपी बम्पी अपेरेंस से नाच की लंबी बम्पी अपेरेंस कर दी है, और फिर सबएपिथेलियल हम्स मिलेंगे इलेक्ट्रॉन में, फिर ग्रेनुलर अपेरेंस मिलेगी आपको। ना भी याद रहे, जो मेन चीज़ है वो याद रख लो। जो मेन चीज़ ना ये है जो मैंने आपको बताया है स्टीनोली के साथ। 95% केस जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। एंटीबायोटिक दो, आप डायोटिक दो, ठीक है। जो एडिमा है ना, एडिमा के लिए आप डायोटिक दोगे, फ्लूइड लॉस करोगे, और इन्फेक्शन के लिए आप एंटीबायोटिक दोगे, यही होगा ना। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मैंने बता दिया। मेन चीज़ है ये कि बच्चा 1 से सोर थ्रोट की हिस्ट्री के साथ आएगा, इन्फेक्शन के साथ आएगा। अगर सोर थ्रोट है तो उसका मतलब क्या है? इन्फेक्शन हुआ है। किसका इन्फेक्शन हुआ है? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन का 1 से 4 वीक की हिस्ट्री होगी। चिल्ड्रन होगा, और फीवर, नोज़िया, ओलिगोरिया, हेमोचूरिया, कोका कलर यूरिन होगी, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज है ये, ठीक है, ये चीज़ है। अब आईजी न्यूरोपैथी देख लो, सॉरी आईजी नेफ्रोपैथी, पागल हो रही हूँ बिल्कुल मैं। अच्छा मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, मैं इस वजह से तेज़ बोल रही हूँ ताकि कम वक्त में ज़्यादा कवर हो जाए, लेकिन इसका दूसरा नुकसान ये है कि मैं तेज़ बोलने से जो है ना, मैं जो बोल पा रही हूँ वो नहीं बोल पा रही। तो आईजी नेफ्रोपैथी में क्या होता है, अब इसकी जो है ना ट्रिक ये है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज बर्गर डिसीज़। अब देखो A1 बर्गर होता है ना, A1 बर्गर सब खाते हैं कि A1 बर्गर खाना है हमें, तो आप ये याद रखो कि इसमें ये मोस्ट कॉमन कॉज है नेफ्रेटिक सिंड्रोम का। मोस्ट कॉमन कॉज नेफ्रेटिक सिंड्रोम का वो ये है आईजी नेफ्रोपैथी। और इसमें ना आपको जो बाकी ये हिनोक्सालिन परपियर के साथ होगा, और इनकी फ्रिक्वेंसी ऑफ डिसीज पेशेंट सिलिक डिसीज़ और लिवर डिसीज़ के साथ होगा। मोस्ट कॉमन एज ग्रुप ओल्डर चिल्ड्रन और यंग एडल्ट में। अब इसमें आपको बता रही हूँ क्या लगना है। देखो जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 से 2 हफ्ते, 1 से 2 हफ्ते, 1 से 4 हफ्ते का इन्फेक्शन होगा, मतलब 1 से 2 हफ्ते या 1 से 4 हफ्ते का केस होगा आफ्टर इन्फेक्शन। और कॉम्प्लीमेंट लेवल में सीरम S3 कम मिलेगा, जबकि आईजी नेफ्रोपैथी में आपको S3 लेवल नॉर्मल मिलेगा। और जो इन्फेक्शन के बाद है ना वो 1 से 2 दिन तक मतलब वो होगा उसको ना। तो अगर 1 से 2 दिन का केस हो तो आईजी नेफ्रोपैथी, अगर 1 से 2 हफ्ते या 1 से 4 हफ्ते का केस हो तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। S3 लेवल अगर कम हो गए तो ये S3, अगर नॉर्मल हो गए तो आईजी नेफ्रोपैथी। ये इसमें डिफरेंस है, बाकी सेम है। और बाकी इसमें जो मैंने ट्रिक बताई थी ना, वो मैंने यही बताई थी कि A1 बर्गर से याद रखो कि IgA नेफ्रोपैथी जो है ना वो बर्गर डिसीज़, इसको बर्गर डिसीज़ भी कहते हैं, ठीक है। और ये 1 से 2 दिन की हिस्ट्री होती है, ठीक है। IgA लेवल का वो होता है इसमें कि IG लेवल जो है वो आपको IG लेवल जो है आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ मिलते हैं। IG नेफ्रोपैथी है ना, तो IG लेवल आपको उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ मिलते हैं ओनली 50% केसेस में। और रीनल बायोप्सी में आपको मेसेंजर वाइडनिंग मिलती है, ठीक है। ग्रेनुलर देखो सेम ग्रेनुलर अपीयरेंस आपको वहाँ भी मिल रही थी, यहाँ भी मिल रही है सेम,
ठीक है। मसल वाइडनिंग ऑफ पर्ल याद रहे या नहीं, लेकिन ग्रेनुलर अपीयरेंस याद रख लो। IgA लेवल बहुत बढ़ते हैं क्योंकि A1 बर्गर है ना, तो A1 मतलब IgA लेवल आपको बड़े भी मिलते हैं। बर्गर डिसीज़ कहते हैं, 103 दिन की हिस्ट्री होती है, मोस्ट कॉमन है ये मोस्ट कॉमन टाइप पोस्ट इन्फेक्शन है और ये मोस्ट कॉमन नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, ठीक है। इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा जो है ना, इसमें सेम हीमोचूरिया आपको इसमें भी मिलेगा। हीमोचूरिया तो सब में मिलेगा, नेफ्रेटिक में तो हीमोचूरिया मिलता ही है ना। तो 1 से 2 डेज़ का केस है। स्मोकी कलर यूरिन है, नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट लेवल है, ठीक है, और IgA लेवल इंक्रीज़ आपको मिलेंगे। ये सारे केस है इसमें। अच्छा, गुड पॉस्चर सिंड्रोम में देख लो, देखो गुड जो है ना, तो ये डबल ओ आ रहा है ना। डबल ओ मतलब कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव डिसीज़ है ये, और ये मेल डोमिनेंट है, ठीक है। एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बनती है इसके, ठीक है, कोलेजन ग्लोमेरुलर के। और बस इसमें ये है कि एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ बनती है, कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था यहाँ पे कि एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसीज़ में गुड पॉस्चर सिंड्रोम आता है। तो वो यही कह रहे हैं कि ये कौन सी डिसीज़ है, एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ बनती है अगेंस्ट कोलेजन ग्लोमेरुलर और प्राइमरी कैपिलरीज़ के। और इसमें क्या होती है, हेमेटोसिस होती है, मतलब खून में भी उल्टियों में भी खून आता है, ठीक है। तो ये देखो, मुंह से बोलते हैं ना, मुंह से गुड बोलते हैं तो खूनी थूक आएगा, मुंह से खूनी थूक आएगा, ठीक है। हिस्ट्री में हेमेटोसिस होगी कि वो उसकी माँ बोलेगी कि इसको ना, मतलब पेशेंट बोलेगा कि मुझे जो है ना खून में मेरी उल्टियाँ आती है और साथ में पेशाब में भी आती है, खून में भी आती है। तो आप समझ जाओगे, जैसे वो बोलेगा ना कि मेरे मुँह में उल्टियों में भी खून आता है उल्टियों में भी मतलब खून आता है और पेशाब में भी। तो उल्टियों में पेशाब में खून आना तो नेफ्रेटिक का केस है, लेकिन अगर वो कहे कि हाँ मेरे उल्टियों में भी खून आता है तो गुड पॉस्चर का ये इंडिकेशन है। गुड मुंह से बोलते हैं ना, तो मुंह से खून आ रहा है उसके, पल्मोनरी हेमरेज है, और ठीक है, लाइफ थ्रोम्बोसिस। बस ये चीज़ है कि टाइप 2 गुड है, 2 दफ़ा ओ है, तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव एंटीपेसमेंट एंटीबॉडीज़ होती है, हेमेटोसिस। ये मेन चीज़ है जो आपने याद रखनी है। नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट लेंस में नॉर्मल होता है, सेम IgA नेफ्रोपैथी की तरह, ठीक है। बाकी इसमें क्या है, जो मेन चीज़ें मैंने बता दी। और आपको जब डायग्नोसिस करोगे तो एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ बेस्ट इनिशियल टेस्ट तो यही है, क्योंकि गुड पॉस्चर इसी कैटेगरी में फॉल करता है। एनीमिया मिलेगा, जाहिर सी बात है, उल्टियों में भी खून आ रहा है, पेशाब में भी खून जा रहा है, तो एनीमिया तो मिलेगा। ब्लड लॉस होगा उसका, हेमोसिस की वजह से चेस्ट एक्सटे में पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट मिलेगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो मुंह से खून आ रहा है तो इसका मतलब कि पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट आपको चेस्ट एक्सटे में तो मिलेगी ना। आप क्या करोगे, एंटीबॉडी का केस है कि एंटीबॉडीज़ बन रही है मेम्ब्रेन एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ, तो आप प्लाज्मा एक्सचेंज करोगे, ठीक है, रिमूव करोगे जो एंटीबॉडी बन रही है। तो प्लाज्मा एक्सचेंज क्यों करोगे, ताकि उस एंटीबॉडीज़ को आप रिमूव कर सको, या इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी दे दो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड साइक्लोफॉस्फेट दो, या रीनल ट्रांसप्लांटेशन कर दो, ठीक है। तो ये है गुड पॉस्चर। इसमें आपने कुछ भी याद नहीं रखना। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी डबल ओ की मदद से, मेल डोमेन एंटी बेसमेंट वॉल्यूम एंटीबॉडी की मदद से ये जो है ना कि तबाही मचती है, तो फिर एंटीबॉडी को आपने रिमूव करने के लिए प्लाज्मा एक्सचेंज करना होता है, ठीक है, या इम्यूनोसप्रेशन या रीनल ट्रांसप्लांट कर दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें। वैगनर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस में क्या होता है, देखो वैगनर मतलब ये है कि वैगनर का मतलब क्या है, गाड़ी रुको, इसकी मैंने क्या टिक लगाई थी। एक तो ये मिडिल साइज और स्मॉल साइज वेस्कुलाइटिस होता है, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स और रीनल मेल में ज़्यादा होता है, 40-60 बच्चों लोगों में होता है, 40-60 लोगों 40 to 60 ईयर्स एज में होता है ये। और मार्कर ऑफ डिसीज़ जो है ना, एलिवेटेड सीरम अनका होता है 95%। तो ये मैं आपको बताया था। वैगनर ग्लोमेरुलर कहाँ गया, ग्रेनुलोमेटोसिस, वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस मैंने बताया था कि ये इनका पॉजिटिव है, तो ये इसी में आ गया। तो ये भी आ सकता है, मैंने आपको बताया था कि याद रखना है, आगे भी आप जब पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा। तो अब देखो, गाड़ी में जो है ना, मिडिल क्लास वाले वैगनर गाड़ी है, ठीक है, और वैगनर गाड़ी जो है ना वो मिडिल क्लास वाले चलाते हैं, ऐसे याद रखो। वैगनर ना गाड़ी का नाम है और ये मिडिल क्लास वाले चलाते हैं। तो मिडिल क्लास वाले मतलब मीडियल और स्मॉल साइज़ वेजल्स में वेस्कुलाइटिस की वजह से ये इसमें ये होता है कि वैगनर गाड़ी है जो कि मिडिल क्लास वाले चलाते हैं। तो आप समझ गए, ये ट्रिक है कि हाँ वैगनर है तो मीडियल साइज़ और स्मॉल साइज़ वेस्कुलाइटिस होगा इसमें, ठीक है। और अनका पॉजिटिव है। अब अनका मतलब कि गाड़ी के अंदर अंधा बैठा हुआ है, ठीक है, तो अनका पॉजिटिव है, इस तरह से याद रखो, ठीक है। तो ये मैंने आपको याद करवा दिया। मीडियल साइज वेस्कुलर किस तरह की गाड़ी, वैगनर गाड़ी जो है वो कौन चलाता है, मिडिल और स्मॉल वाले लोग जो होते हैं ना वो चलाते हैं। तो मीडियल और स्मॉल वेस्कुलाइटिस होता है इसमें, जिसमें अपर ट्रैक इन्फेक्शन, लंग्स ये सब होता है। और अनका पॉजिटिव में तो गाड़ी के अंदर अनका है तो अनका पॉजिटिव है, ठीक है। और मेल भी ज़्यादा मिलता है आपको, मोस्टली गाड़ी मेल चलाते हैं तो मेल भी ज़्यादा मिलता है। 40 to 60 ईयर वाले चलाते हैं, तो इस तरह से याद रख लो, ठीक है।
मेन चीज़ जो है वो मैंने आपको बता दी, वो याद रखना है। अपर स्पाइरोसिनोसाइटिस का केस होगा, ओटिस मीडिया का केस होगा, राइनेटस का केस, लोअर में पल्मोनरी इन्फ्लेटेड होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। रीनल में हेमोचूरिया तो मेन आएगा क्योंकि नेफ्रेटिक का है, रेड सेल होगा, रेड सेल का प्रेजेंस ऑफ अनका मिलेगा आपको डायग्नोसिस में, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि हाँ वेगनर। रीनल बायोप्सी में आपको ना क्रिजन ग्लोमेरुलस के चांद शक्ल वाले, गाड़ी में ना चांद शक्ल वाले लोग बैठे होते हैं, तो फोकल नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलस माइल्ड फॉर्म में मिलेगा, और जो सीवियर फॉर्म में आपको क्रिजन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिलेगा कि चांद शक्ल वाले जो है ना गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो ये तो वेगनर ग्लोमेरुलस कुछ भी नहीं कि वेगनर गाड़ी जो है मिडिल क्लास वाले चलाते हैं तो मिडिल स्मॉल वेस्कुलाइटिस मिलेगा, और गाड़ी के अंदर अंधा बैठा हुआ है तो अनका 95% में आपको अनका जो है ना 95% ये डायग्नोसिस में आपको अनका पॉजिटिव मिल जाएगा। और जो है क्रिजन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सीवियर फॉर्म में मतलब गाड़ी के अंदर चांद शक्ल वाले लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सब ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट और लास्ट जो है एल्पोर्ट सिंड्रोम। एल्पोर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो है ना हेरिडिटी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, और इसमें क्या हो जाता है प्रोग्रेस टू क्रॉनिक रीनल फेलियर, मतलब ये प्रोग्रेस होकर रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर कर देता है। अब जो है ना इसको इस तरह याद रखो कि एयरपोर्ट पे जाके रीनल फेलियर हो गया, एयरपोर्ट पे जाके रीनल फेलियर। एल्पोर्ट सिंड्रोम में क्या हो गया, रीनल फेलियर हो जाता है ना, तो यहाँ पे लिखो कि एयरपोर्ट पे जाके रीनल फेलियर हो गया, ठीक है। हेरिडिटी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है एक, ये याद रखना। और एयरपोर्ट पे जाके रीनल फेलियर हो गया, मतलब क्रॉनिक रीनल फेलियर का केस है। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है, मोस्ट कॉमन है। डिफेक्टिव ग्लोमेरुलस बेसमेंट सिंथेसिस होती है, इसमें डिफेक्टिव होती है, ठीक है, मतलब सिंथेसिस सही नहीं होती, ठीक है। और वो कौन सी, उसमें ड्यू टू एब्नॉर्मल कोलेजन टाइप 4 की वजह से डिफेक्टिव होती है। अब 4 नंबर टिकट एयरपोर्ट पे जाके 4 नंबर टिकट एयरपोर्ट का, ठीक है। इस तरह से याद रखो कि जो डिफेक्टिव ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन सिंथेसिस होती है वो एब्नॉर्मल कोलेजन टाइप 4 की वजह से होती है कि 4 नंबर टिकट से याद रखो कि एयरपोर्ट पे जाके रीनल फेलियर हो गया, क्रॉनिक रीनल फेलियर का केस, और 4 नंबर टिकट ली थी, तो कोलेजन टाइप 4 की वजह से जो है डिफेक्टिव ग्लोमेरुलस बेसमेंट सिंथेसिस हो रही है। इस तरह से याद रखो। बाकी माइक्रोस्कोपिक हेमोचूरिया होता है सेम ऑनसेट, ये सब याद। फैमिली हिस्ट्री मैंने बताया था कि हेरिडिटी तो फैमिली हिस्ट्री तो होगी ना, और इसमें जो है ना ये है कि नर्व डेफनेस हो जाएगी टाइप 4 कोलेजस की वजह से, उसे सही सुनाई देगा। आई डिसऑर्डर हो जाएगा, लेंस डिसलोकेशन, और पोस्टीरियर कैटरेक्ट हो जाएगा, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी हो जाएगी। आई और नर्व की आपको यहाँ पे वो डेफनेस मतलब बहरापन और अंधापन मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रो बास्केट एंड वेव अपीयरेंस ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से आपको बास्केट और वेव अपीयरेंस मिलती है। एयरपोर्ट पे आप क्या लेके जाते हो, बास्केट लेके जाते हो ना, तो इसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एयरपोर्ट सिंड्रोम में आपको बास्केट वेव अपीयरेंस, क्योंकि एयरपोर्ट पे आप बास्केट लेके जाते हो, इस तरह से याद रख लो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अब यहाँ पे जो लास्ट में लिखा है ना, ये कह रहे हैं कि लो सीरम सोडियम जो है ना, हमने एक तो आपने पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस में दिखा था कि उसमें भी कम था, और बैक्टीरिया एंडोकार्डिस में, SLE में भी, और क्रायोग्लोब्यूलिया में भी, और मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी कम मिलता है, ठीक है। तो इन सब में आपको कम मिलता है लो सीरम कॉम्प्लीमेंट। और नॉर्मल किस में मिलता है, IG नेफ्रोपैथी में भी आपने देखा था कि नॉर्मल था, और गुड पॉस्चर में भी आपने देखा था नॉर्मल था, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिक के साथ सब कुछ बता दिया है, एक दफ़ा मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। मैंने क्या बताया, नेफ्रेटिक माँ मेरी जो है ना, मतलब लैंग्वेज भी चेंज हो रही है, मैं इतना तेज़ बोल रही हूँ कि सही से बोल भी नहीं पाई। नेफ्रेटिक मतलब नेफ्रेटिक मतलब छोटा है पर ठीका है, मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो है, फोकल और डिफ्यूज़, पहले फोकल फिर डिफ्यूज़ हो गई, और इसमें आपको होप से मतलब हेमोचूरिया भी मिलेगा, ठीक है। खून भी आ रहा है पेशाब में, हाइपरटेंशन का केस भी मिलेगा, ये आपको हर बीमारी मिलेगा जो ये आपने डिस्कस की ना, इस सब में हेमोचूरिया, हाइपरटेंशन, ओलिक्यूरिया, ये आप होप से याद रख लो। प्रोटीनूरिया अब यहाँ पे 3.5 ग्राम डे से पर कम आ रहा है 3.5 से, क्योंकि ये आईटिक है, छोटा है ना, जबकि ओटिक बड़ा था तो उसमें ज़्यादा था 3.5। तो इस तरह से मैंने ये ट्रिक याद करवाई थी, एडिमा, हाइपरलिपिडीमिया, ये सारी। अब इसमें अनका पॉजिटिव आपने वेगनर ग्लोमेरुलस, अनका पॉजिटिव आपने देखना वेस्कुलाइटिस। वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस में देता है कि वेगनर गाड़ी के अंदर जो है ना मिडिल क्लास वाले होते हैं, तो मिडिल और स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस देख लिया, और अनका अंधा था गाड़ी के अंदर, तो अनका पॉजिटिव है ना ये 95%। और बाकी मैंने क्या बताया था कि उसमें इलेक्ट्रॉन में देखा क्रिजन शेप आपको मिल रहा था कि चांद शक्ल वाले थे, तो ये था। और बाकी ये चर्क्स सिंड्रोम में भी वेजल इन्फ्लेमेशन होती है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ये भी इसी में अनका पॉजिटिव में आता है, तो ये भी इसके साथ याद रख लो, ठीक है। और एंटी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपने गुड पोस्चर सिंड्रोम देखा, गुड मतलब 2 और आए तो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, और गुड मुंह से बोल रहा है तो मुंह के जरिए उल्टियों में खून आ रहा है, हेमोचूरिया का केस था मेन, ठीक है। और
ये मैंने बता दिया था मेन चीज़। और बाकी जो है ना इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज़ में मतलब जो एंटीबॉडी के लिए पर रीनल लिमिटेड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में आपने देखा था कि 1 से 4 हफ्ते या 1 से 2 हफ्ते की हिस्ट्री थी और सीरम जो था कॉम्प्लीमेंट लेवल कम हुआ था, ठीक है। जबकि आईजी नेफ्रोपैथी में कॉम्प्लीमेंट आपको नॉर्मल मिला था। यहाँ पे 1 से 2 हफ्ते 1 से 4 हफ्ते की हिस्ट्री थी, यहाँ से एक या 2 दिन की हिस्ट्री थी, ठीक है। यहाँ आईजी नेफ्रोपैथी आपने A1 बर्गर से याद की, आईजीए लेवल के इंक्रीज़, आईजीए के लेवल जो है आपको इंक्रीज़ मिले थे क्योंकि A1 बर्गर से याद रखा था और इसे बर्गर डिसीज़ भी कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमन नेफ्रेटिक सिंड्रोम कॉज है और ये जो है मोस्ट कॉमन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है। उसमें ग्रुप ए बीटा हेमोग्लोबिन का देखा था आपने, कोका कलर यूरिन हेमोचूरिया मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें और बाकी यही था, सब मैंने बता दिया, मैंने यही सब कुछ रिवाइज़ करवा दिया। बाकी ये देख लो 1 से 4 कलर कोका कलर यूरिन और ये आपको कम मिला था, यहाँ पे नॉर्मल मिला था। यहाँ पे लंपी बम्पी ग्रेनुलर पेरेंट्स दोनों में ग्रेनुलर पेरेंट्स आईजी में भी एंटीबायोटिक डायग्नोसिस दिया उसको, मतलब A1 बर्गर, A1 का लेवल इनकी बर्गर डिजीज़ कहते हैं। 1 से 2 दिन की हिस्ट्री होती है। यहाँ पे वही चीज़ मिली, देखो 1 से 2 1-2 दिन नॉर्मल और यहाँ पे कम मिलते हैं C3 के लिए। और यहाँ पे मैंने बताया था कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस ACE इनहिबिटर स्टेरॉइड दे दो। कुछ पॉस्चर में टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी होती है, एंटीबायोटिक्स में की वो होती है, हेमोडोसिस होती है, ठीक है। और चेस्ट में इन्फेक्शन मिलते हैं और प्लाज्मा एक्सचेंज कर दो। वेगनेस में आपको बता दिया कि ये होता है। गाड़ी में जो है ना मिडिल क्लास वाले मिडिल और स्मॉल वेस्कुलाइटिस होता है। अनकम्फर्टेबल शेप मिलते हैं। और एयरपोर्ट सिंड्रोम का मैंने दोबारा बता देती हूँ कि एयरपोर्ट पे जाके रीनल फेलियर हो गया, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाता है और वहाँ पे जो है 4 नंबर टिकट पे भेजा था तो अपने कोलेजन टाइप 4 की वजह से जो है डिफेक्टिव ग्लोमेरुलर बेसमेंट में अपनी सिंथेसिस होती है और बास्केट लेके जाते हैं ना एयरपोर्ट पे तो इलेक्ट्रॉन में बास्केट में वेव अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। और फिर मैंने ये बताया था कि इन सब में जो है ना आपको कम मिलते हैं। एक तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें कम मिलते हैं, ठीक है। और बाकी एंडोकार्डाइटिस जो कि आपका यहाँ पे जो सिस्टमिक डिसीज़ है ना इनमें SLE क्रायोग्लोबुलिमिया मेब्रोपॉलिटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 2, जो मैंने टाइप 1 टाइप 2 बनाया था। टाइप 2 जो कि अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाते कि 2 नंबरी अल्टरनेटिव लोग करते हैं तो उसमें भी आपको C3 कम मिलता है, ठीक है। तो ये सब में आपको कम मिलता है। तो मैंने नेफ्रेटिक भी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, नेफ्रोटिक भी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। अगर आप लोग सेटिस्फाई हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं ये वर्किंग जारी रखूँ तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जब मैं खुद पढ़ूँगा तो मैं 1 घंटे में रिवाइज़ कर लूँ, लेकिन जब मैं वीडियो बनाऊँगी तो काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि वीडियो में आपको समझाना पड़ता है और मैं चाहती हूँ कि आपको पता नहीं समझ आया या नहीं, तो मैं एक चीज़ को बार बार बोलती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। मैं कोशिश करूँगी कि 5 पेपर भी हम कर सकें इंशाल्लाह। सर्जरी भी स्टार्ट करवानी है इंशाल्लाह। सो आप लोग दुआ में याद रखें। और सर्जरी की मैं एक शॉर्ट बुक पे काम कर रही हूँ। शॉर्ट बुक पे मतलब मैं ना एक शॉर्ट बुक प्रिपेयर कर रही हूँ इरफान मसूद से भी, काफ़ी शॉर्ट बुक जो कि आप मतलब 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर बैठ के पढ़ सको, सर्जरी पूरी कर सको। इस पर मेरी वर्किंग जारी है इंशाल्लाह। जूनियर्स के लिए जो है फिर वो बुक मैं लॉन्च करूँगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखेगा और अपनी ख़ास दुआओं मुझे लाज़मी याद रखेगा इंशाल्लाह, ठीक है। दुआओं ओके, अल्लाह हाफ़िज़।